गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं ओम स्टडी सेंटर। आइए, स्वागत है आपका ओम स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के प्रथम अध्याय के दूसरा चैप्टर यानी 1.2 को सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानते हैं कि 1.2 में क्या है। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला एक सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग जूनियर क्लास में अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीख चुके होंगे, तो आइए जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। आइए सबसे पहले इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड को जानते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा विभाज्यता का नियम। अगर आप विभाज्यता का नियम सही से जानते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं विभाज्यता का नियम बारी बारी से। सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम को जानेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर जिस संख्या के अंत में या कह सकते हैं इकाई स्थान पर ये सब संख्या होगा 0, 2, 4, 6, 8। अगर इसमें से कोई संख्या किसी संख्या के अंत में होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगी। आप जूनियर क्लास में भी इन चीज़ों को सीखे होंगे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, ये 8 इत्यादि ये रहे तो ये संख्या 2 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। अब जानते हैं 3 से, जैसे में आप ले सकते हैं ये हो जाएगा, कितनों बड़ी संख्या लिख दे और अंतिम में जब 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगी। अब जानते हैं अगला 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता में आप लोग सीखे होंगे जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कहने का मतलब जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाज्य होगी। मान लीजिए आपको आ गया ये, अगर इस संख्या के बारे में कहा जाए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं तो आप इस संख्या को चेक कर सकते हैं। प्रत्येक अंक को आपस में जोड़ लीजिए, 3, 2, 5, 1, 6। अगर देखते हैं 6 3 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। 3 8 टाइम्स 8 बार लगेगा, नहीं 8 का नहीं लग पाएगा। 7 लगाइए 21, यहाँ 2, ये खत्म, यहाँ से फिर 7, 21। आप देखें कि 3 से यह संख्या पूर्णतः विभाज्य हुआ क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग ही 3 से विभाज्य हो रहा था। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 7, 2, मान लीजिए ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगा क्योंकि 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 अगर 3 से विभाज्य है तो ये संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाज्य होगी। अगला हम सीखते हैं 4 से विभाज्यता। ये सब आप पीछे पढ़ चुके होंगे। 4 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाज्य होती है। अंतिम मान लीजिए कोई एक संख्या लीजिए, अंतिम 2 अंक देख रहे हैं 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी ही होगी। इसी तरह और संख्या ले सकते हैं आप। मान लीजिए अंतिम में 2, 4 है, देख रहे हैं कि अंतिम 2 अंक जो है इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाज्य है तो यह पूरे संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्यता का नियम ले सकते हैं आप, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। 5 से विभाज्यता का नियम होता है
जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। यानी अंतिम में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं जिसके अंतिम में 5 है, तो ये संख्या निश्चित रूप से विभाज्य होगी। कोई संख्या लेते हैं जिसके अंतिम में 0 देते हैं, ये सब संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगी। तो हम विभाज्यता के नियम को भली भांति जानते हैं, पहले से नहीं जानते हैं तो शॉर्ट में हम बता दिए, यहाँ से आप सीख चुके होंगे। अब हम आते हैं बारी बारी से सवाल को करते हैं। पहला सवाल आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त। पहला सवाल है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम रफ में कर लेते हैं, जैसे आप एलसीएम सीखे होंगे। तो यहाँ देखते हैं अंतिम में 0 है तो 2 से लगेगा, 2 से जब लगाएंगे 2 7 14, 0 आ जाएगा। फिर 2 से देखते हैं लग जाएगा क्योंकि 0 है अंतिम में। आप जानते हैं 35 दूनी 70, या इससे लगाएंगे 2 या 6, 1 आएगा, 2 5 10। अब देखते हैं कि 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। तो अब हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 से नियम कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो 5 3 8 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब ये 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। तो 5 से लगाएंगे 5 7 35। अब देखते हैं कि ये खत्म हो जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 5 और 7। यही 140 का एक भी आप लिख सकते हैं, यही 5 इसका अभाज्य गुणनखंड 140 का हुआ, यही आपका आंसर होगा। दूसरे सवाल में है 156, दूसरे सवाल में 156। आइए 156 का करते हैं। तो यहाँ रफ में हम 156 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। देखते हैं 2 से लगेगा 2 7 14, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से लगेगा 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39, फिर 13 से लगाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल है 3825, 3825। अब इसका आप कर सकते हैं, तो पहले यहाँ कर लेते हैं रफ में 3825 का। यहाँ देखते हैं सबसे पहले 1 2 से तो लगेगा ही नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है, तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको सिखाएं, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो अंक का योग देखिए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाज्य है तो ये संख्या होगा 3 से विभाज्य। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से चेक करते हैं 2 1 3, 3 7 3 10, 5 15 लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से चेक करते हैं 4 2 6, 6 5 11 नहीं लगेगा। 5 से 5 8 40, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 1 5, 5 7 35 17। अब यहाँ ये लग जाएगा एक बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है चौथा 5005। अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो रफ पेज में पहले कर लेंगे कहीं, फिर हम इसमें लगाते हैं। इसमें आपको कितने टाइम्स लग जाएगा, अब ये 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ये देखते हैं। अब इसमें किसी संख्या से इधर लगने वाला ही नहीं है,
13 से लगाते हैं 13 7 91 9, हाँ 13 से लगेंगे। तो 13 से जब लगाते हैं तो 7 से भी लगना चाहिए ना, तब 1 मिनट। 7 से लगाते हैं 7 1 7 3 7 चौके 28 7 तिया 21, 7 से लग गया। फिर 11 से लग जाएगा 11 1 11 11 तिया 33, फिर 13 से 1 आ गया। इसका आपको 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1, यही इसका आवाज गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है एक का लास्ट 5 नंबर 7429। अब इसमें इसका आवाज गुणनखंड जब हम करते हैं 7429 का, तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम अभी तुरंत आपको बताएं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं तो 7 4 11 11 2 13 13 9 9 3 12 22, 22 में तो नहीं लगेगा 3 से, तो 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से चेक करते हैं तो 7 से हो, 7 से भी नहीं लगेगा। यहाँ आप 13 से लगा के देखिए, तेरह 55 65, नहीं 13 से भी नहीं लगेगा। देखते हैं 17 से, चूँकि 68, 1 दिन 10 4 14 8 6 14, 13 55 65 ज़्यादा, 13 चौके 13 7 91, 17 से भी नहीं लग रहा, 19 से लगाएं। इस में 171, 19 से लग रहा है, 19 से लगाएंगे कितना आ रहा है, तीन सौ 91 में फिर से लगाएंगे। ये आपको हो जाएगा 1 मिनट। अब 7429 का करेंगे, तो आइए देखते हैं 7429 का क्या होता है। 7429
इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। इसमें आप लगा सकते हैं 17 से। तो 17 से लगाइएगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68, 68 2 6, 17 55 65 नहीं लगेगा। 17 चौक 17, यहाँ 6, 17, 17 चौके 68 नहीं, 17 तिया 51, 62 से जब 51 आप घटाते हैं तो 1 1 9, 17 17 119, 7 बार में लग जाएगा। अब हम लगाते हैं, इसमें लग जाएगा 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी ये हो जाएगा आपको 17 गुना 19 गुना 30 गुना 1 भी लिख सकते हैं आप। यानी पहला नंबर का यही अभाज्य गुणनखंड आपको अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो 100% आपका सही होगा और पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। आइए हम इसके दूसरे सवाल पर अब चलते हैं। दूसरा सवाल है, देख सकते हैं आप, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। यानी आपके पास पूर्णांक दिया गया है और इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। जब HCF और LCM हम जब ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद हमको चेक करना होता है कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है LCM गुना HCF होता है या नहीं होता है। आइए हम बारी बारी से सवाल लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। अगर ये लिख लिए हैं तो ठीक, नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है दूसरे नंबर का पहला सवाल। आइए देखते हैं क्या है। 26 और 91। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 2 से लगेगा, यानी आपको हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1, आप लिख सकते हैं। उसके बाद 91 है। 91 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो देखते हैं 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 7 से 13 17 91, फिर 13 से लगाओ 1 मरतबा, तो ये हो जाएगा 7 गुना 13 गुना 1। अब हम यहाँ निकालना है हमें LCM और HCF। तो LCM जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आइए हम देखते हैं, निकालना हमें सब LCM है। पहले HCF हम ज्ञात कर लेते हैं। तो HCF जो होगा इसमें ये दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा दोनों में, वही उसका HCF होगा। तो देखते हैं कि दोनों में 1 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है और दोनों में 13 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका HCF हो जाएगा 13 गुना 1, यानी इसका HCF हो जाएगा 13। अब हम LCM जब ज्ञात करते हैं इसका, तो LCM हो जाएगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं, यानी जो दोनों में आया है उसको एक टाइम और बाद बाकी जो बच जाता है वो सारे को लिख लेते हैं। 2 गुना 7, यही इसका LCM होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 13 दूनी 26 और 26 70 जब करेंगे तो 7 के 42 के 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 182 इसका LCM आएगा। हमको LCM और HCF दोनों पता चल गया। अब हमको कहा जा रहा है इसकी जांच करने, तो हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट हो जाएगा आपको दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल वो बराबर होना चाहिए LCM गुना HCF का, यानी दोनों संख्या का LCM और HCF के गुणनफल का बराबर होना चाहिए। तो जब हम 26 गुना 91 करते हैं तो देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। 9 के 54, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 2, यानी 23 66। और जब इसका HCF का करते हैं, यानी ये आ गया आपको 23 66
और इधर आपको करना होगा 13 गुना 182। तो करते हैं, 3 दूनी 6, 8 किया, 24 के 4, 3 3 2 5, 2 8 दूनी 8 है, 8 1, ये हो जाएगा 6 6 8 5 13 2, यानी ये भी आपको आ रहा है 2366। इसका मतलब दोनों तरफ सेम आ रहा है, यानी टेस्ट हो गया इसका। यही हमको जांच करना था। तो ये था पहला एक सवाल दूसरे नंबर का। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल है 510 और 92। इसको लिख लिए हैं, मिटा सकते हैं। आइए ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो पहला 510 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना होगा। अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले आप 510 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 पंच 10, फिर 5 से लगे, 5 5 10, 2 12, 3 से भी लगेगा, 3 8 है 24, 3 5 15, अब 3 से नहीं तो 5 से 17 5 85। अब यहाँ देखते हैं आ रहा है हमको 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 लिख सकते हैं। उसके बाद है 92। अब जब 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 92 में 2 से लग सकता है, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 अभाज्य संख्या है, नहीं लगेगा, तो यहाँ 2 गुना 23 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड को निकाल लिए तो अब HCF निकालना आसान हो जाएगा। हम इससे पिछले वाले सवाल में बताए थे HCF क्या होता है, दोनों का जो कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ जो होगा, दोनों गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा वही उसका HCF होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, बाद बाकी इधर 2 भी दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आइए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल ले लेते हैं, यही आपको HCF हो जाएगा। तो HCF निकल गया। अब हम निकालते हैं इनका LCM। तो LCM जो उभयनिष्ठ है वो बाद बाकी जो भी है सारे का गुणनफल LCM होता है। तो उभयनिष्ठ हो गया 2 और बाद बाकी सबका गुणनफल, तो 1 2, यहाँ आ जाएगा 23 और ऊपर से 3 5 गुना 17, यही जो होगा ये इसका LCM होगा। तो आइए हम देखते हैं कि LCM कितना होता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 और गुना 23 करेंगे तो 0 छत्री 18, 0 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 0 8 3 1। उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 0 8 7 56 के 6 5 7 तिया 21, 21 5 26, 2 7 2 9, ये हो जाएगा 0 8 3 1 0 6 8 6 14 9 3 12 1 13 के 3 1 1 2 23, ये हो जाएगा 23 46 0। आप देख सकते हैं कि इसका LCM और HCF हम निकाल लिए। तो अब इसकी जांच हम बोले थे करने, तो टेस्ट यानी जांच किया जाता है कैसे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM गुना HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल कहने का मतलब एक 510 और एक संख्या 92 है। जब ये दोनों का गुणा करते हैं 510 और 92 को, तो देख सकते हैं आप 0 2 10, यहाँ हो जाएगा 9 0 9 45, 0 2 9 6 4, ये हो जाएगा 46 92 0, 46 92 0। अब इस साइड हो जाएगा HCF का 2 गुना 23 46 0। तो आइए इसका गुना जब हम करते हैं तो होता है 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9,
3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखते हैं दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। जब आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको इसका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये दूसरा सवाल था एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर का दूसरा सवाल था। अब देखते हैं एक सवाल इसमें और बचा हुआ है, उसको भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं 336 और 54। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको आभाज्य गुणनखंड लेना होता है। तो आभाज्य गुणनखंड हम 336 का निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ 2 से लगेगा, 2 2 6 के 12, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, फिर 7 3 से 3 7 21। यानी कहने का मतलब 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड तो 336 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब जब हम 54 का निकालते हैं तो देख सकते हैं यहीं हम 54 का भी निकाल दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिया 9। अब यहाँ से जब 54 का निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी 1 नहीं है कुछ, तो अब दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। कॉमन फैक्टर का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। तो 2 देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, उसके बाद 1 3 जो है दोनों में है, बाद बाकी कोई एक जो है तो एक का तो एक ही होगा, एक से गुना करने पर फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो यही ये 2 में से 1 लीजिए, ये 3 1 आ जाएगा, 1 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब हम इसका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ में जो सब आया है वो ले लो, एक तो गुना करने पर वही हो जाता, बाद बाकी नीचे में 2 गो 3 एक्स्ट्रा है, ऊपर में 3 गो 2 और 1 7। इसका गुणनफल ही इसका एचसीएफ होगा। तो गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 16 करेंगे तो 7 6 के 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 7 2 ये 2 7 6 13, 2 1 3 1 4। यहाँ हो जाएगा आपको 7 से जब गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 22 के 2, 7 चौके 28, 28 2 30। ये हो जाएगा 30 24, 30 24। एलसीएम हमको पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। अब इसका हम टेस्ट कर लेते हैं, यानी दोनों संख्या का गुणनफल जो है वो बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 336 और 54 का जब हम गुना करते हैं तो 336 गुना 54 ये बराबर होना चाहिए 30 24 गुना 6 का। तो ये आप अगर गुना करेंगे 336 गुना 54, तो आइए हम करके देखते हैं। यहाँ ये सब रफ पेज में गुना भाग करने का है। इसमें जब 54 से गुना करते हैं 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14 के 4, 4 तिया 12, 1 13, 5 6 के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16। ये हो जाएगा 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, यानी 18 144। अब हम दूसरा का जब करेंगे 30 24, इसमें अगर गुना करते हैं 6 से तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, 1 छत्री 18। ये होता है 18 144। तो हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाता है। इस प्रकार से जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमें पूरे के पूरे नंबर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम दूसरे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला सवाल हम चलते हैं, बोर्ड पर आप लोग देखिएगा। अब तीसरे सवालों को पढ़िएगा।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इस बार 3-3 संख्याएं करके दी गई है। तो आइए देखते हैं तीसरे नंबर का प्रथम सवाल क्या है। तीसरे नंबर के फर्स्ट सवाल में दिया गया है संख्या आपको 12, 15 और 21। आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही है, आप चाहे तो ऐसे निकाल लें, अन्यथा आप वैसे भी मन से भी कर सकते हैं, काहे कि बड़ा संख्या तो है नहीं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 15 का, तो 15 का आप 3 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 5 से लगाइएगा 1। उसके बाद 21 है, 21 का आप जब करेंगे 3 × 7 = 21, 7 × 7। तो यहाँ 21 का जब आप निकालते हैं तो 3 गुना 7 गुना 1। अब ऐसी संख्या एचसीएफ होता है। सबसे पहले जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसका, तो एचसीएफ होता है वो संख्या जो प्रत्येक में कॉमन है, यानी वैसे गुणनखंड जो प्रत्येक संख्या में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि सब में कॉमन एक जो है ये सबका गुणनखंड है, एक दूसरा है ये 3, ये 3 जो है सब संख्या में कॉमन है। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 गुना 1, यानी 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम आते हैं एलसीएम पर। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए जो पहले एचसीएफ में आ गया वो, अब रेस्ट जो संख्या बचा सारा नीचे में 7 आ गया, फिर ऊपर वाले में 5 और उससे ऊपर वाले में 2 को 2 आया। तो सबको गुना कर दीजिए। 7 × 21, 21, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 21 गुना 20 जब करेंगे तो 21 दूनी 42, यानी 21 गुना 20, 21 दूनी 42, एगो 0, यानी इसका 420 एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 3। ये पहला सवाल था 3 का। अब 3 के दूसरे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में भी 3 संख्या दी गई है, 17, 23 और 29। आप एक चीज यहाँ गौर से देख सकते हैं कि 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्या है तो इनका एक केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक होता है और स्वयं होता है। तो 17 का भी हो जाएगा 1 गुना 17, 23 को भी हम लिख सकते हैं केवल 1 गुना 23, और 29 को भी लिख सकते हैं केवल 1 गुना 29। तो यहाँ इसका एचसीएफ केवल हो जाएगा 1, यानी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। अब हम एलसीएम जब निकालते हैं इसका, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं तो प्रत्येक अवयव का गुना हो जाएगा डायरेक्ट। आप इसको कर सकते हैं। 23 गुना 17 जब कीजिएगा तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 16 और 23, ये हो जाएगा 1, 6 3 9, 2 1 3, 391। और इसमें आप 29 से गुना कर दीजिए, 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 8 8 7 15, 35, 2 से 2 1 2, 9 दूनी 18, 3 दूना 6 1 7। तो 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, ये हो जाएगा आपको 11 33 9 इसका एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों देख लिए। अब इसका तीसरे सवाल में दिया गया है, यहाँ हम तीसरे सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तीसरे सवाल में है 8, 9 एवं 25 और 25। तो 8 का जब निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का जब निकालते हैं तो 3 गुना 3 गुना 1। और 25 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। एक इसमें भी हमको कॉमन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक जो है सबका अभाज्य गुणनखंड है। तो एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ और जो बाकी बच गया सबका गुना, तो नीचे वाले में 2 गो 5 है, उससे ऊपर 2 गो 3 है, उससे ऊपर 3 गो 2 है।
ये सब का गुना कर लेंगे, यही इसका एलसीएम होगा। 5 इधर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 है, 3 3 9, 8 9 में 72, गुना 25 जब करते हैं, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 0, 6 4 10, 4 3 7 1 8 1, ये हो जाएगा 1800। इसका आपको एलसीएम हो जाएगा 1800। तो इस तरह से हम तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला चौथा नंबर सवाल है, एचसीएफ ज्ञात करना है। 306 और 657 का दिया हुआ है कि एचसीएफ इस दोनों संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम इसका ज्ञात करना है और संख्या आपको दिया गया इन्हीं संख्याओं का। तो आइए हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसमें आपको एचसीएफ दिया गया है दो संख्या का 306 और 657 का 9 और एलसीएम आपको दिया गया है 306 और 657 का, वो हमको निकालना है। तो आप इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप यहाँ दो संख्या तो आपको पता है, एक संख्या और दूसरी संख्या, उसकी एचसीएफ पता है तो एलसीएम आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहां से जब आप निकालेंगे एलसीएम, तो आप इक्वेशन पढ़े होंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो ये एचसीएफ इधर आके भाग में चला आएगा, यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक संख्या आपको मालूम है 306, दूसरी संख्या मालूम है 657 और एचसीएफ आपको पता है 9। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 6 3 9 9 से ये खत्म हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 9 चौके 36। आप 657 गुना आप अगर 34 करते हैं तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 657 में 34 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 18, 18 1 19, यहाँ 8 3 7 6 13 के 3, 9 3 12 13 के 3, 1 1 2, ये हो जाएगा आपको 23 33 8। यही आपको इसका एलसीएम निकल के आएगा। अब 4 नंबर का सवाल आप सॉल्व कर लिए, यानी आप पढ़े हैं कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना वही दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको एक संख्या मालूम था, दूसरी संख्या मालूम था, एचसीएफ मालूम था, तो हम इसके एलसीएम को निकाल लिए। तो हम यहाँ से जब एलसीएम रखे तो ये एचसीएफ इस साइड आएगा तो भाग में, तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या बट एचसीएफ की एलसीएम बराबर, और इसको सॉल्व किए तो हमको एलसीएम इन संख्याओं का पता चल गया। अब अगले 6 नंबर सवाल पे अगर इस तरह से आप सवाल को बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देंगे। आइए हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करना है। आइए सबसे पहले आप इस सवाल को लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करना है कि 6 टू दी पावर n जो है इस संख्या की इकाई अंक पर यानी 0 पर कभी समाप्त होगा, यानी लास्ट में 0 आ सकता है इस संख्या को सॉल्व करने पर। तो आप यहाँ ये नहीं कि 6 टू दी पावर n है तभी आप कर सकते हैं, 4 टू दी पावर n भी हो गया, 10 टू दी पावर n भी हो गया,
6 टू दी पावर n है, 12 टू दी पावर n हो गया, या कुछ भी इस तरह की संख्या आता है तो सबके लिए वही हम प्रयोग करेंगे उसी चीज़ों का। इसमें आप कह रहा है आपको कि 6 टू दी पावर n का जो है संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, यही आपको बताना है। तो हमको आप सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। 6 का जब आप गुणनखंड निकालते हैं तो आता है 2 गुना 3। और किसी भी आप देख सकते हैं कोई भी संख्या पर n यानी पावर जब दें, अगर इसका गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज आता है तभी वो संख्या, मान लीजिए 2 आएगा और एक 5 आएगा, तभी वो संख्या एक बार 10 हो जाएगा, अंतिम में 0 लेके आएगा। अगर 2 और 5 का गुणनखंड उसमें नहीं है, गुणज नहीं है, तो वो संख्या डेफिनेटली रूप से 5 पर कभी 0 पर कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो इसमें हम यही लिखेंगे 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज 2 गुना 5 का गुणज नहीं है, इसलिए 6 टू दी पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जब तक 2 और 5 का गुणज नहीं आएगा उस गुणनखंड में, तब तक वो संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आसान सी भाषा में हम इसको लिख सकते हैं। आइए हम अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका लास्ट सवाल है, इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल है। आइए पढ़ते हैं। सवाल लंबी है लेकिन है कुछ भी नहीं सवाल में। सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है ज़्यादा तेज तड़ार लड़का है और सोनिया से ज़्यादा तेज दौड़ता है, इसलिए कहा इसमें सवाल में है कि 18 मिनट लगते हैं सोनिया को और रवि को एक चक्कर लगाने में उस मैदान का 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। आसान सी बात। आप मान लीजिए एक गोल मैदान है, एक स्थान है, यहाँ से दोनों आदमी रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना और एक ही दिशा में स्टार्ट करते हैं और एक ही समय में स्टार्ट करते हैं। जिस समय सोनिया दौड़ना स्टार्ट करता है उसी समय रवि भी दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये पहली बार तो एक ही समय स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा कब एक साथ मिलेंगे। यानी सोनिया को जो है दौड़ने में 15 मिनट लगता है और रवि को दौड़ने में 12 मिनट लगता है। तो सोनिया तो रवि को 12, हाँ सोनिया को तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, तो तब तक ये कभी न कभी एक दूसरे को फिर मिल जाएगा, क्योंकि ये स्लो दौड़ेगी और ये तेज दौड़ेगा। तो फिर कभी न कभी दूसरे राउंड में एक राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, किसी न किसी राउंड में एक बार तो फिर से मिलन हो जाएगा दोनों का, फिर ये आगे निकल जाएगा उससे रवि जो भी चक्कर में। तो वही आपको बताया जा रहा है, कह रहा है कि फिर कितने समय बाद पुनः वो मिलेंगे। तो कहने का मिनिमम से मिनिमम समय हमको निकालना है। तो मिनिमम के लिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर हम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो लिखेंगे रवि को लगा समय, कितना लगता है रवि को 12 मिनट, और दूसरा कौन है सोनिया को लगा समय 15 मिनट। अब रवि और सोनिया का समय मालूम है तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम, आप चाहे तो इस विधि गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और 15 का हो जाएगा आपको 3 गुना 5। इसमें आप जब 3 जो है दोनों में एक बार है तो 3 का एक ही बार गुणनखंड में, यानी दो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपको 2 गुना 2 गुना 5
गुना 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 तिया 60, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा के बाद, 1 घंटा बाद फिर दोनों पुनः जो है दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार से इस सवाल चैप्टर की या इस एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर इससे पिछले एक्सरसाइज को आप नहीं देखे हैं तो हमारे ओम स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो सबसे पहले आप और आपके दोस्तों तक पहुँचे। इसे आप बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।